अब हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, ये सेकंड लेक्चर है, फिर रिपीट कर रहे हैं। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सअप चैनल में जुड़िएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाएगा। वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पे PDF भी शेयर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4, व्हाट इज रीजनल रूरल बैंक, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम आप सुने होंगे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम आप सुने होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए जो बैंक स्थापित किए गए हैं उस बैंक को हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। ग्रामीण बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए जिस बैंक की स्थापना हुई उस बैंक को हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। अब चलिए उसकी विशेषता थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने के लिए। और रीजनल रूरल बैंक का एक कानून 1976 में आया था, ठीक है, उस पर बेस्ड था। और ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो ये नरसिंघम की कमेटी बनी थी बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिंघम साहब की कमेटी बनी थी। और वो कमेटी ही बताया था कि भैया ऐसे बैंक बनाइए जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाए और गांव के लोगों को बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़े। तो नरसिंघम समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए इनके नाम पर समिति का नाम पड़ जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाना, गांव के लोगों तक बैंकिंग सुविधा बढ़े ताकि गांव के लोग भी अपना पैसा डिपॉजिट कर सके और पैसा जरूरत पड़े तो लोन ले सके। और खास करके जो सीमांत किसान है, कृषि श्रमिक है और कारीगर है और ग्रामीण जो उद्यमी है, गांव में जो बिजनेसमैन है, उन लोगों तक ऋण की सुविधा पहुंच सके, इस उद्देश्य के साथ ऐसे बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। ओनरशिप, तो ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसका एक मालिक नहीं, उसका 3 मालिक है। पहला, 50% का मालिक है सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार। मतलब है कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अगर आपको मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, तो झारखंड क्षेत्रीय ग्रामीण का जितना पूंजी है उसका 50% मालिक भारत सरकार है। 15% मालिक है स्टेट गवर्नमेंट, 15% मालिक है स्टेट गवर्नमेंट और 35% मालिक है स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक मतलब एक बैंक को फिक्स कर दिया जाता है जो इसके पूरे कार्य काम को चलाता है। स्पॉन्सर बैंक वह बैंक होगा, एक बैंक को फिक्स कर दिया जाता है जो इसके काम को पूरा चलाता है, याद रखिएगा। बाकी 15% राज्य सरकार के पास और 35% स्पॉन्सर बैंक। जैसे झारखंड में स्पॉन्सर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ RBI RRB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के काम क्या है। तो सबसे पहला काम यहाँ देख लीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के काम। सबसे पहला काम है प्रोविजन ऑफ रूरल क्रेडिट, ग्रामीण क्षेत्रों में उधार सुविधा को पहुँचाना, गांव में उधार की सुविधा पहुँचाना। माइक्रो फाइनेंस का काम है छोटे छोटे लोगों को मदद करना। आप लोग सुने होंगे SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मंडल समझते हैं, स्वयं सहायता समूह। महिला मंडल को भी आसानी से लोन दे देता है, सुविधाएं पहुंचा देता है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, जो मतलब गरीब लोगों या गांव के लोगों के पास जो जमा पैसा है उसको मोबालाइज करता है, उसको अपने तरफ खींचता है, ताकि भैया जमा करके अपना बक्से में मत रखो, जमा करके बेड के नीचे मत रखो, जमा करके कहीं छिपा के मत रखो, उसको बैंक में जमा करो। और प्रायोरिटी टू सेक्टर लैंडिंग, इसको कुछ सेक्टर दिया गया जिसके लिए प्रायोरिटी देता है कि उसको सबसे पहले लोन देंगे। जो अभी बताएं, सीमांत किसान, छोटे उद्योगपति, कुटीर उद्योग वाले लोग, गाँव के लोग, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा सुविधा देता है। गवर्नमेंट के जितने स्कीम्स हो तो उसको यह लागू करता है। जैसे अभी आप सुनोगे प्रधानमंत्री जनधन योजना सबसे पहले लागू किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये सारी सुविधाएं जो है ये काम करता है। KCC हो, PMFBY हो और PMJDY हो, ये सारी सुविधाएं
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरूर लागू करता है क्योंकि सरकार का 50% हिस्सेदारी है। अब लिखा है स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ आरआरबी, कैसे तय करेगा? तो आरआरबी को कैसे चलाया जाता है? तो सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक को चलाने के लिए सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर बैठा हुआ है, जिसमें 3 लोग होंगे। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होगा, एक स्पॉन्सर बैंक, जैसे झारखंड में एसबीआई स्पॉन्सर बैंक है जो चला रहा है, इसलिए आप देखिएगा झारखंड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अगर चल रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको मैनेज कर रहा है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू वो चल रहा है। और राज्य सरकार, तीनों का एक एक आदमी वहाँ पे रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। जो भी राज्य में होगा, जैसे झारखंड में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक भारत सरकार का आदमी रहेगा, एक झारखंड सरकार का आदमी रहेगा, एसबीआई रहेगा। बिहार में उसी तरह भारत सरकार, बिहार सरकार, और वहाँ का जो स्पॉन्सर बैंक होगा वो होगा, और वही स्पॉन्सर बैंक। ये 3 लोग उसमें मेंबर होंगे और यही सारे लोग उसको चलाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही सबसे मेन होता है जो चलाता है उसको। अब अगला क्वेश्चन है एक और, सहकारी बैंक क्या है, इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। कोऑपरेटिव बैंक क्या है और इसके कार्य क्या है? कोऑपरेटिव बैंक क्या है और इसके कार्य क्या है? तो कोऑपरेटिव बैंक क्यों खुला था? तो महिला मंडल के कॉन्सेप्ट पर बैंक खुला है। अपने सदस्यों की भलाई के लिए, अपने सदस्यों की भलाई के लिए एक बैंक स्थापित किया गया था कि जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक समिति होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो हमारे मेंबर हैं वो लोग आसानी से बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सके और कम से कम ब्याज दर पर ये सुविधाएं मिल सके उसको, इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट किया गया और धीरे धीरे ये बैंक बड़ा होता चला गया और फिर पूरे देश में फैल गया। तो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हम बात करें तो बोल रहे सहकारी बैंक सहित विकास बैंक विशेष वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन वित्त पोषण और विकास सहायता प्रदान करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन अक्सर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कम सेवा प्रदान की जाती है। यहाँ बताया गया कि पैसे कि प्रत्येक कैसे मतलब किस तरह से काम वो करता है। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक वित्तीय संस्था है जिसका स्वामित्व और संचालन उसके सदस्य करते हैं, सरकार नहीं करती है। मतलब कोऑपरेटिव बैंक महिला मंडल समझो, महिला मंडल में क्या होता है, सारी महिलाएं मिलकर ना संचालित करती है। महिला मंडल भी तो बैंक है, किसी आदमी को पैसे की जरूरत पड़ता है तो महिला मंडल से कर्जा लेता है, तो वो भी बैंक है। मान लीजिए 50 सदस्य है, एक सदस्य 1000 जमा कर रही है तो 50,000 जमा हो रहा है। अब सवाल है 50,000 जमा तो हो रहा है, इसको कहाँ यूज किया जाए? तो फिर ये लोग क्या करती, लोन देना शुरू कर देती किसी को कि जिसको चाहिए ले जाओ भाई, 5% सैकड़ा में, 5 रुपया पर सैकड़ा या पर 100 कर देते हैं, 5 रुपये पर 100 के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना। बताइए अगर महिला मंडल बड़ा होता चला जाए और फिर इसमें अलग अलग गांव की महिलाएं जुड़ती चली जाए और ये 500 जो है 5 है 50 जो लोग हैं वो 500 हज़ार बाद में 50,000 लोग हो जाएं, तो 50,000 लोग अगर 1,000 करके जमा करेगा तो कितना गाँव में उधार बांटोगे? फिर आपको ब्रांच खोलना पड़ेगा कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लोन दे देते, किसी फैक्ट्री को लोन दे देते, वहाँ से इंटरेस्ट आएगा, तो धीरे धीरे संस्था बड़ी होती चलेगी। ऑनरशिप, तो ऑनरशिप इसके सदस्य के पास है, जो मेंबर होते हैं, जो इसका मेंबर होगा उसी के पास ऑनरशिप, और सारे मेंबर के पास बराबर अधिकार है वोट देने का। मिशन क्या है इसका? मिशन है अपने सदस्यों की भलाई करना। देखिए लिखा है मुख्य रूप से अपने सदस्यों की आर्थिक जरूरत को पूरा करना। जो भैया हमारे सदस्य होंगे उसके अगर पैसे की जरूरत होगी तो उसको पूरा करने के लिए ये बैंक काम करता है। ऑपरेशन, संचालन, तो भैया ये एक क्षेत्र में भी हो सकता है, पहले तो एक गांव में हो सकता है, एक ब्लॉक में हो सकता है, एक जिला में हो सकता है, एक राज्य में हो सकता है और पूरे देश में भी फैल सकता है। इसका कोई एरिया लिमिटेड नहीं है। सर्विस, तो सर्विस में खाली ये क्या देता है, बचत, ऋण और ऋण देना, मतलब लोग जमा कर सकते हैं यहाँ पे पैसा और यहाँ से लोन ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे हमको एटीएम कार्ड दे दीजिए, नहीं देगा, ये सब का पर्पस ही नहीं है। अब बोलोगे नहीं हमको ऑनलाइन सुविधा दीजिए, फ़ोन पे का सुविधा बैंक से, नहीं देगा। बोला मेरा भैया लिमिट नहीं, हमारा काम है लोगों से पैसा लेना, मेंबरशिप लेना, सदस्यता फी लेना और वो पैसे को कहीं लगाना, वहाँ से कमाई होती है तो उसको आपस में बांटेंगे। इसके अलावा हम लोगों का और कोई काम नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। एग्जाम्पल्स, तो भारत में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक एग्रीकल्चर स्मॉल बैंक भी बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक के रूप में खुले, लेकिन सबसे बड़ा बैंक अगर भारत में तो उसको कोऑपरेटिव बैंक ही बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक ही है, एग्जाम्पल्स उसका नहीं होगा। देश में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं लेकिन सारे का नाम कोऑपरेटिव बैंक ही है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसके काम को बताना है, क्या काम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आप लोगों को बताते चले कि भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक है, भारत का सबसे पुराना बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये 1921 में बना था,
आरबीआई से भी पहले, इससे पुराना कोई बैंक ही भारत में नहीं, सबसे पुराना बैंक है, 1921 में बना था ये। लेकिन पहले इसका नाम कुछ और था, इसका नाम था इम्पीरियल बैंक। देखिए यहाँ लिखा होगा, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था, 1921 में बना था। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था, जो 1921 में बना था। और बाद में हम लोग इसको चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। और देखिए यहाँ लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने बैंकों में से एक बैंक है। इसका इतिहास 2 शताब्दियों 200 साल पुराना है। एसबीआई का जो इतिहास है वो 200 साल पुराना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैसे एसबीआई बना। तो एसबीआई से पहले भारत में 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, उसके बाद बैंक ऑफ बंगाल और तीसरा बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, अच्छा बंगाल तो होगा वही ना, बैंक ऑफ मद्रास। यहाँ देखो, सबसे पहले स्थापना हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में। सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता बना 1806 में। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता को बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया। बैंक ऑफ कलकत्ता को बाद में बैंक ऑफ बंगाल बना दिया गया 1809 में, बैंक ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे स्टार्ट किया गया था 1809 में ही। एक और बैंक स्टार्ट किया गया जिसका नाम है बैंक ऑफ बॉम्बे, सॉरी ये 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास जो है वो 1843 में स्टार्ट किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 3 बैंक। सबसे पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम बदल के 1809 में कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। तो एक हो गया बैंक ऑफ बंगाल, एक हो गया बैंक ऑफ बॉम्बे जो 1840 में, और एक है बैंक ऑफ मद्रास जो 1843 में। फिर ये तीनों बैंकों को जोड़ दिया गया और तीनों बैंकों को जोड़ के एक नया बैंक बनाया गया। ये 3 ही प्रेसिडेंसी बैंक थे और तीनों बैंकों को जोड़ के एक साथ, ठीक है, ये तीनों बैंकों को जोड़ के एक साथ एक नया बैंक बनाया गया 1921 में। क्योंकि ये तीनों बैंक सही से काम नहीं कर पा रहे थे तो एक नया बैंक बनाया गया 1921 में। ये तीनों बैंक को जोड़ के यहाँ लिखा होगा, देखिए 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। यानी जहाँ से बैंक का शुरुआत हुआ है वो एसबीआई ही है। एसबीआई में तीनों बैंक मिल गए और कब 1921 में तीनों बैंक को मिला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। यह बैंक अर्ध सरकारी और ब्रिटिश राज के दौरान, चूंकि वो अंग्रेज का शासन था ना, एक प्रमुख बैंकिंग संस्थान के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अर्ध सरकारी था। ब्रिटिश का इसमें 100% हिस्सेदारी नहीं था। अब कहानी चलता है, ये बैंक 1921 से लेके 1935 तक 2 काम करता था। जो कॉमर्शियल बैंक का काम है वो भी कर रहा था, और जो सेंट्रल बैंक का काम है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है, दोनों काम कर रहा था। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों बैंक का काम कर रहा था। लेकिन चूंकि ये सही से नहीं कर पा रहा था अपने काम को, तो बाद में अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, ये इंपीरियल बैंक से अब काम नहीं चलेगा। तो उसने 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दिया। और जैसे इसकी स्थापना कर दिया तो इंपीरियल बैंक से उसका जो सेंट्रल बैंक का काम था वो छीन के इसको दे दिया कि तुम करो। इंपीरियल बैंक से छीन के अपना सेंट्रल बैंक का काम किसको दे दिया? आरबीआई को दे दिया। और तब इंपीरियल बैंक जो है वो बाद में 1956 में, ठीक है, 1955-1956 में इंपीरियल बैंक अपने आप को नेशनलाइज करके और एसबीआई बन गया। तो एसबीआई 1955 में बना। देखिए ऑन जुलाई 1 1955, यहाँ देखिए ना, मुझे 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदल कर क्या बना दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया 1955 में। उससे पहले ये इंपीरियल बैंक था। और फिर भारत में अलग सिस्टम बना दिया गया कि भैया सेंट्रल बैंक का सारा काम आरबीआई देखेगा और बाकी कॉमर्शियल बैंक का जो सबसे सारा काम है वो एसबीआई देखेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेगा, जो सबसे बड़ा बैंक है कॉमर्शियल बैंक का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ 7 सहायक बैंक भी स्टार्ट किए गए थे। 7 अलग अलग सहायक बैंक थे, लेकिन अब अभी के समय में देखें तो सारे सहायक बैंक एसबीआई में ही मिल गए हैं। तो अब इसको भूल जाइए सहायक बैंक वाला कॉन्सेप्ट। रिसेंट डेवलपमेंट, हाल फिलहाल में क्या हुआ है? तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपग्रेड किया है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सब शुरू हुआ। मर्जर विथ सब्सिडी, देखिए 2017 में एसबीआई अपने 7 सब्सिडी बैंक को मिला दिया। सब्सिडी मतलब सपोर्टिव बैंक खोला था, जिसमें था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया त्रावणकोर, ये सब को मिला। भारतीय महिला बैंक खोला था, सब मिला के और 2017 में एक बैंक बना दिया जिसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करेंट रोल एंड ग्लोबल प्रेजेंस, बोलता है कि अभी के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया में राज कर रहा है। 22,000 ब्रांचेज है गुरु। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरी दुनिया में 22,000 ब्रांच है, 58,000 एटीएम्स है, 58,000 एटीएम है। और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30 देशों में राज कर रहा है।
एसबीआई 30 कंट्रीज में राज कर रहा है, 22,000 ब्रांचेज है, 58,000 एटीएम्स है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना काम तो करता ही, लेकिन सरकार को सपोर्ट करता है, सरकार की सारी योजनाओं को भी लागू करता है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया, मुद्रा लोन्स को या लागू किया, ऐसी सारी सुविधाओं को लागू भी करता है। माइलस्टोन, मील का पत्थर, क्या भैया कुरफात कर दिया ये। तो 1959 में एसबीआई जो है वो 8 स्टेट एसोसिएशन बैंक के साथ बना था, मतलब इसके 7 सब्सिडी बैंक और एक एसबीआई बना था। 1995 में ये लिस्टेड हो गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, दोनों में लिस्टेड हो गया था। 2017 में इसने हिस्टोरिक किया मर्जर कि जितने इसके बैंक थे सारे बैंकों को अपने साथ मिला लिया जो भी पड़े रहते ऊपर में। तो ये कुछ अच्छा काम किया है। और माइलस्टोन क्या है इसका, बस यही है माइलस्टोन। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या उद्देश्य है, तो प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका उद्देश्य है भैया कि हमको लोगों तक, ग्रामीण आबादी तक भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को, यानी पैसे की सुविधा को पहुंचाना है, सरकार की सुविधाओं को भी पहुंचाना है। सपोर्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में, देश की अर्थव्यवस्था को ग्रो करने में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी मदद करता है। आगे लिखा है फोस्टरिंग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, मंझले उद्योग हैं, इनको फोस्ट करता है, ग्रो करने के लिए धक्का देता है, जिसको बोलते हैं मदद करता है, सपोर्ट करता है। इनकैरेज एग्रीकल्चर एक्टिविटी डेवलपमेंट, ये इनकैरेज करता है किसानों को ताकि आप एग्रीकल्चर डेवलप कर सकें, लैंड बढ़िया बना सकें, अच्छे फर्टिलाइजर्स खरीद सकें, अच्छे खाद बीज खरीद सकें, पानी की सुविधा लेकर आ सकें। इन किसानों को मदद करता है कि आप कैसे अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को ज़्यादा अच्छा करके और एग्रीकल्चर के जरिए आप अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, लोगों को डिजिटलाइज कर रहा है और हमेशा इनोवेट कर रहा है कि कैसे हम कुछ नया चीज़ लोगों तक लेकर आएँ। तो डिजिटल के मामले में जैसे अभी देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करने लगा, बहुत सारी ऑनलाइन सुविधा दे रहा है। योनो मोबाइल बैंक हो गया, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है। कस्टमर सेंट्रिक सर्विस, इसका जो भी सर्विस होता है कस्टमर को ध्यान में रख के होता है। जो भी सेवाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है कस्टमर को ध्यान में रख के, उसकी समस्याओं को ध्यान में रख के अपनी सेवाओं को डेवलप कर रहा है। रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये क्या करता है, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता मेंटेन करता है कि कैसे हम रिस्क को मैनेज करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट करता है, भाई पैसा हम ठीक है जनता से ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी लगा देंगे, वैसे जगह पे लगाएंगे जहां वो पैसा हमको कमा के देगा। तो रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। उसके नीचे है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस का, जो भारत में हर बिजनेस का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है कि भैया जब आप कमाएंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा आप समाज की भलाई में खर्च करेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ये काम करता है कि जब वो पैसा कमा रहा है तो अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपने सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करेगा, सामाजिक कल्याण के लिए खर्च करेगा। इसलिए आप देखिएगा यूनिवर्सिटी में या हॉस्पिटल में कहीं हो सकता है पंखा या बैठने के लिए जो चेयर है वो, या पानी पीने का जो वहाँ लिखा रहता है, एसबीआई द्वारा वित्त प्रदत्त, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको लगाया। तो फ्री में क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि उसकी सामाजिक जिम्मेदारी बनी थी। ग्लोबल प्रेजेंस एंड एक्सपेंशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाली भारत का बैंक नहीं है, ग्लोबल प्रेजेंस है, बहुत सारे देशों में इसके ब्रांचेज हैं। तो ये अपने आप को डेवलप भी कर रहा है और दुनिया में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इन शेयर होल्डर्स वैल्यूज़, ये अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है और शेयर होल्डर्स के वैल्यूज़ को भी बढ़ा रहा है, अपने अंशधारियों के मूल्य को भी बढ़ा रहा है। अब पूछ रहा है फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो सबसे पहला एसबीआई का फंक्शन कोई भी जानता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। अब एक्सेप्ट डिपॉजिट लेने के लिए, जमा लोगों से लेने के लिए इतने खाते होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट के जरिए जमा लेता है, करेंट अकाउंट के जरिए जमा लेता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के जरिए जमा लेता है, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के जरिए जमा लेता है। लोन प्रोवाइड करता है, लोन कैसे, तो पर्सनल लोन देता है, होम लोन देता है, एग्रीकल्चर लोन देता है, बिजनेस लोन देता है, कॉर्पोरेट लोन देता है। उसके अलावा रूरल बैंकिंग और एग्रीकल्चर फाइनेंस देता है, ग्रामीण बैंकिंग की सुविधा देता है, जिसमें क्या क्या देता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, मुद्रा योजना है, बहुत सारी योजनाएं किसानों को देता है। उसके बाद इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस देता है। इंटरनेशनल बैंकिंग मतलब दूसरे देशों से, ठीक है ना, 30 से अधिक देशों में इसका ब्रांचेज है, तो दुनिया के दूसरे देश से भी अगर पैसा लाना हो तो वो भी ये काम करता है। एनआरए, जितने लोग भारत के हैं बाहर में रह रहे हैं वहाँ से पैसा भेजते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आसानी से आ जाता है, तो वहाँ स्विफ्ट कोड लगता है विदेश से पैसा आने के। उसके डिजिटल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सर्विस भी देता है। आप जान रहे हैं डिजिटल बैंकिंग में एटीएम सुविधा है, योनो बैंक की एप्लीकेशन की सुविधा, ये मोबाइल ऐप है इसका, मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दे रहा है।
उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट कर रहा है ये अपने पैसा इसके पास है तो उसको कहाँ, तो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, बिल्डिंग्स खरीद रहा है, यानी वेल्थ को मैनेज कर रहा है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है डिपॉजिट के फॉर्म में, अच्छा खासा जो पैसा लोग जमा कर रहा है उसको हम कहाँ मैनेज करेंगे, तो उसके लिए भी काम करता है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज कर रहा है, कुछ ना कुछ, जैसे SBI म्यूचुअल फंड लेकर आ गया, डीमेट अकाउंट लेकर आ गया, ट्रेडिंग शुरू कर दिया कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आप शेयर मार्केट में जा सकते हैं। तो बहुत सारा काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है। कॉरपोरेट एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, कुछ कुछ ऐसे कॉरपोरेट घराने हैं जिनको स्पेशली ये पैसा देता है, ये बैंकिंग सुविधाएं डेवलप करता है, तो कॉरपोरेट बैंकिंग फैसिलिटी भी ये डेवलप कर रहा है। ट्रेजरी और फॉरेक्स, भारत सरकार का जितना पैसा रहता है सरकार का सब जमा रखता है, इसका काम है ट्रेजरी का सारा काम। देखिए गवर्नमेंट बैंकिंग सर्विस, आज भी गवर्नमेंट का सरकार का कोई भी काम होता होगा तो SBI के थ्रू होता होगा, तो हर बैंक का ये सर्विस देता है। हर बैंक के लिए गवर्नमेंट का, जैसे टैक्स कलेक्शन है, पेंशन है, ये सब सुविधा कौन देगा, सरकारी बैंक देगा, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिटेल और कॉरपोरेट इंश्योरेंस, SBI इंश्योरेंस भी बेचता है। आप जानते होंगे कि SBI लाइफ इंश्योरेंस है और SBI जनरल इंश्योरेंस है, दोनों इंश्योरेंस करने का काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड SBI देता है, SBI क्रेडिट कार्ड भी दे रहा है, डेबिट कार्ड भी दे रहा है। मर्चेंट बैंकिंग भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब बिजनेसमैन को सेपरेट बैंकिंग, जैसे LIC का पैसा कहाँ जाएगा, LIC में आप पेमेंट डाल रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप लोग डालते हैं, जैसे बिजली विभाग भारत झारखंड का, तो झारखंड का बिजली बिल आप फ़ोन पे से मार दिए तो पैसा कैसे गया होगा बिजली विभाग के पास, तो ये मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुला लिया बिजली विभाग और आप फ़ोन पे से पैसा मार रहे हैं, फ़ोन पे से रिचार्ज कर दे रहे, तो पैसा कैसे जा रहा है, तो यही काम करता है मर्चेंट बैंकिंग का भी। इतने सारे काम इसके हैं, कोई दिक्कत किसी को, इतने सारे काम इसके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले लेक्चर में। ये दोनों लेक्चर आप देख लीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो फिर हम लोग आगे का लेक्चर और देखेंगे।